बच्चों, कक्षा छठी में हिंदी विषय को लेकर पिछली तासिका के समय हमने पन्ना नंबर 97 पे जो कविता थी बादल, इस कविता का अध्ययन किया जो कमला दीक्षित जी ने लिखी थी। उसके बाद शब्दार्थ और उसके पश्चात काव्य बोध रूपी प्रश्नों के उत्तर, इसमें मौखिक लिखित प्रश्नों के उत्तर तथा इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करे, इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करे आदि प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। अब हम भाषा ज्ञान रूपी जो प्रश्न है इन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। जैसे भाषा ज्ञान यानी उस भाषा का व्याकरण, जैसे बादल रूपी इस कविता के माध्यम से जो आशय हमने प्राप्त किया है, जो आशय हमने लिया है, जिसकी जानकारी हमने लिया है, इसी के अंतर्गत व्याकरण यानी भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न होते हैं। जैसे एक, पर्यायवाची शब्द जाने, जिसे मराठी में समानार्थी शब्द कहा जाता है। आभा, चमक, कांति, प्रकाश। बादल, जलद, वारिद, घन। सुरभित, सुगंधित, सुगंधयुक्त, खुशबूदार। उपवन, बगीचा, वाटिका, उद्यान। नव, नवीन, नूतन, नवल आदि पर्यायवाची शब्दों का हम क्या करते हैं, उस भाषा का लेखन करते समय, उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करते समय इन शब्दों का हम क्या करते हैं, वाक्यों में बोलते समय, लिखते समय इस्तेमाल करते हैं। जैसे नव, नवीन, नूतन, नवल। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न 2, प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखे। अब मय प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखना है। मय, आभामय, जलमय, दयामय। वान, विद्वान, धनवान, दयावान। इक, साहसिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। इत प्रत्यय जोड़कर अपेक्षित, अनपेक्षित, प्रक्षेपित। इस तरह से हम मय, वान, इक, इत शब्द जोड़कर प्रत्यय जोड़कर शब्द तैयार करते हैं, तब उसे अर्थ प्राप्त होता है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मेक न्यू वर्ड्स विथ सफिक्स। भाषा ज्ञान में तीसरा प्रश्न, कविता से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखे। विशेषण, नन्ही नन्ही, विशेष्य, जल की बूंदे। विशेषण, झुक झुक कर, हंस हंस कर, चंपे की कलियां, बादल की बूंदे। विशेषण, झरझर, मोती सा, मखमल, खिलाना। विशेष्य, झरझर मोती सा तुषार के कण, मोती सा आंचल, खिल उठती कलिया, मखमल हरी घास। इस तरह से कविता में आए विशेषण और उसके विशेष चुनकर हम जोड़े बना सकते हैं। नन्ही नन्ही, जल की बूंदे, झुक झुक चक और हंस हंस कर, झरझर तुषार के कण, मोती सा आंचल, खिल उठती कलिया, मखमल हरी घास। अब आगे पन्ना नंबर 100 के ऊपर जाते हैं हम। इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखे। चूज एंड राइट वन वर्ड फॉर मेनी। बाजू में आपको शब्द दिए गए, उन शब्दों का इन वाक्यों के आगे इस्तेमाल करना है। जैसे जो गिना न जा सके उसे अगणित कहा जाता है। जो बहुत मूल्यवान हो उसे बहुमूल्य कहा जाता है। जो बहुत प्रसिद्ध हो उसे सुप्रसिद्ध कहा जाता है। जो रास्ता दिखाए उसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी होता है। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जिसे सर्वज्ञ कहा जाता है। कुछ न जानने वाला जिसे अनभिज्ञ कहा जाता है। इस तरह से इन वाक्यों
शो के लिए आगे शब्द लिखकर हमने इसे पूरा किया है। 5 इन शब्दों के तत्सम रूप लिखे। राइट संस्कृत मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। अब यहाँ पे जो शब्द दिए गए हिंदी के, उनके संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है ये यहाँ पे लिखना है। जैसे बूंदे यानी बिंदु, सोना यानी सुवर्ण, आंचल यानी चुनरी, नया यानी नवीन नूतन, खेत यानी खेती जो किसान करते हैं। इस तरह से इन शब्दों के तत्सम रूप हम लिखते हैं जो हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में उसका इस्तेमाल करते हैं। बूंदे यानी बिंदु, सोना यानी स्वर्ण भी है और नींद भी है, आंचल यानी चुनरी भी है और पल्लू भी कहा जाता है, उसे साया भी कहा जाता है, नया यानी नवीन नूतन नव, खेत यानी खेती जो किसान करते हैं। छठा प्रश्न बहुवचन लिखे। बूंद बूंदे, कली कलिया, किरण किरणे, पंखुड़ी पंखुड़िया, रश्मि किरणें रश्मियाँ, रेखा रेखाएं, बादल बादल, परी परियां, मोती मोतियों। इस तरह से हम हर एक शब्द के बहुवचन मोती मोती सा, किरण किरणें, कली कलिया, रस परी परिया, बादल पंखुड़ी पंखुड़िया, बूंद बूंदे। इस तरह से हम अच्छी तरह से बहुवचन लिख सकते हैं हर एक शब्द का। कौन किसके समान, हु इज लाइक व्हाट। मोती से, मोती के समान जल की बूंदे। इंद्रधनुष्य सी, इंद्रधनुष्य के समान रेखा। मखमल सी, हरी घास मखमल के समान, मखमल सी हरी घास के समान मल। सोने से, सोने के समान किरण। जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मोती से, मोती के समान जल की बूंदे। इंद्रधनुष्य सी, इंद्रधनुष्य के समान रेखा। मखमल सी, मखमल के समान हरी घास। सोने से, सोने की तरह किरणें। इस तरह से जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाए उसे वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पन्ना नंबर 101 पर। कुछ करने को। यहाँ पर आपको कहा गया है कि गांव का दृश्य बनाते हुए बादलों से ढके आकाश को चित्रित करें। बादल, इस कविता का अध्ययन करने के बाद जो किसान खेती करता है ना, उसका निसर्ग सौंदर्य चित्र आपको निकालना है। किसान का बाजू में पर्वत और आकाश में किसान खेती करते समय आकाश की ओर देखकर बादल आने का इंतजार कर रहा है। इसका चित्र आपको निकालकर व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप पे सेंड करना है। यही आपका होमवर्क है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से चित्र निकालकर ग्रुप पर भेज दे। गांव का दृश्य दिखाना, साथ में खेती करता हुआ किसान, आकाश में बादल घुमड़ कर आए हुए हैं, पर्वत पर पंछी जा रहे हैं, ऐसा चित्र निकालकर आपको ग्रुप पे सेंड करना है। यही आपको बादल कविता का होमवर्क है। उसके बाद पन्ना नंबर 102 के ऊपर बादल और बूंदे ये कविता है। बादल और बूंदे कविता पढ़ना है, रीडिंग फॉर प्लेजर के लिए है। और बादल, इस कविता को पढ़कर इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है और समानता क्या है, ये आपको लिखना है। वो हम क्या करेंगे, बादल और बूंदे इस कविता का अध्ययन करने के बाद करेंगे। और हाँ, आपको एक बात तो कहना मैं हमेशा कहता हूँ लेकिन आप लोग सुनते नहीं। सतीश सर जी ने कहा है कि आपके जब तक यूनिट नंबर 4 के मराठी और हिंदी के पेपर नहीं आते तब तक आपका मूल्यमापन नहीं किया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्द जिन छात्रों ने भेजे नहीं है उन्होंने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेज दे और अपना मूल्यमापन करके ले। और जिन छात्रों ने फर्स्ट टर्म में के भी यूनिट टेस्ट के पेपर दिए नहीं है वो भी सेंड करके ग्रुप पे भेजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए ताकि मैं आपको मूल्यमापन करके मार्क दे सकूं।
ये लीड स्कूल की ओर से और हिंदी विषय की ओर से आपको आखिरी सूचना है। जो इस सूचना का पालन करेगा उसके पेपर का मूल्यांकन हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसका रिजल्ट बनेगा नहीं। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं हम।